ओल्ड एज की बात करें तो लोगों में जॉइंट्स पेन देखने को काफ़ी मिलता है। तो बुढ़ापे का मतलब क्या इन जॉइंट्स पेन को सहना ही होता है या आयुर्वेदा में इसका कोई इलाज है? जिम की भी अगर आपने बात उठाई है तो जिम में भी लोग ओवर एक्सरसाइज कई बार कर लेते हैं या कई बार ओवर रनिंग कर लेते हैं, जिससे नीज में मेरे हिसाब से तो स्ट्रेस पड़ता ही है। बिल्कुल है। तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? हम लोग घी खाना कम करते जा रहे हैं क्योंकि हमें अब अक्सर ही सिखाया गया है कि घी इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। कि लोग मालिश को लेके भी दो तरह के कहते हैं एस्पेक्ट्स रखते हैं। कोई बोलते हैं कि करना अच्छा होता है, कोई बोलता है नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑयल के एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि जोड़ों में दर्द है तो ये आप यूज करो तो आपको बहुत रिलीफ होगा। प्रोडक्ट आते हैं ना मार्केट में कि टीवी पे एडवर्टीजमेंट कर दिया, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक साइज की शर्ट बेच दी सबको। जब अगर भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 1 घंटा तो अपने लिए निकाल लो। बिल्कुल, वो 1 घंटा आपका 23 घंटा संभाल लेगा। हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन नी का आर्थराइटिस होता है। जैसे कि एक उम्र बढ़ती है तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है कि बॉडी में बहुत ही वियर टियर स्टार्ट हो जाना है, यानी टूट फूट स्टार्ट हो जाती है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा खुशहाल पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जिनके साथ आज हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन से लेकर अलग अलग प्रॉब्लम्स की। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो सर क्या कहते हैं, बुढ़ापे की अगर बात करें, ओल्ड एज की बात करें तो लोगों में जॉइंट्स पेन देखने को काफ़ी मिलता है। तो बुढ़ापे का मतलब क्या इन जॉइंट्स पेन को सहना ही होता है या आयुर्वेदा में इसका कोई इलाज है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा लोगों के अंदर है ना, एक मिथ बना हुआ है कि ओल्ड एज में जॉइंट्स पेन होने ही होने हैं। अगर हम देखो अक्रॉस पूरे ग्लोब की बात करें ना, तो जितने भी हमारे गोरे होते हैं ना, अंग्रेज लोग, इनमें आर्थराइटिस ज़्यादा होता है। जैसे कि हिप का आर्थराइटिस होना है। हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन नी का आर्थराइटिस होता है। ओके। तो ये जो होता है, जैसे कि एक उम्र बढ़ती है तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है कि बॉडी में बहुत ही वियर टियर स्टार्ट हो जाना है, यानी टूट फूट स्टार्ट हो जाती है। अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो उम्र के साथ साथ वात बढ़ता है शरीर में। जैसे हमारे 3 बायो एनर्जीज होती हैं, वात, पित्त और कफ, तो वात बढ़ता ही है। वो चाहे कोई भी बॉडी टाइप हो, उसमें उम्र के साथ साथ बढ़ता ही है। तो हमारे आयुर्वेद में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कफ बड़ा होता है, कफ। तो आपने देखा होगा आमतौर पे बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल तुरंत लग जाता है। बच्चे नॉर्मली सर्दी खांसी चलता ही रहता है क्योंकि उनकी बॉडी में नेचुरली उस समय कफ बड़ा होता है। जब बच्चा करीब 18-20 साल क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद उनकी बॉडी में पित्त बढ़ता है। ठीक है, तो वो आपने देखा होगा नॉर्मली टीनेज है ना, थोड़े गुस्से में, थोड़े उनका थोड़ा एरोगेंस नेचर, थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा उस टाइप का रहता है, हाई रहती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उस समय एनर्जी चाहिए होती है एंड पित्त डिनोट्स टू एनर्जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आफ्टर क्रॉसिंग द 45, तो हमारी बॉडी में वात बढ़ना चालू हो जाता है। अब वात की 2 मेन क्वालिटीज हैं। वो एक तो है वात बॉडी के अंदर ड्राइनेस लेके आता है, और एक वात जो है बॉडी के अंदर जो है ठंडापन लेके आता है। 2 टाइप्स के होते हैं। हाँ जी। ओके। तो उसको हम आयुर्वेद में रूक्ष और शीत कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर ड्राइनेस बढ़ेगी तो ड्राइनेस से क्या है कि बॉडी के अंदर वियर और टियर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब ये टूट फूट स्टार्ट हो जाती है, हमारे हड्डियों में जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें टूट फूट स्टार्ट हो जाती है, तो ये जॉइंट्स पेन बाय डिफॉल्ट दिखने लग जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपने देखा होगा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोग कहते हैं घुटने में दिक्कत आती है। कई हमारी अधिकतर हमने देखा है कि लेडीज जो होती हैं उनके क्या होता है कि टांगे बैंड होने लग जाती है, ओ शेप फील आने लग जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आती है, कुछ चलने में दिक्कत आने लग जाती है। तो ये सब वात की वजह से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम 2 तरीके से। पहली बात तो जब आप बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि एट द क्रॉसिंग एज आफ्टर 35, मतलब 30 प्लस हो रहे हो तो आप उस टाइम तो आपको शरीर का ध्यान देना पड़ेगा। शरीर का ध्यान देना है आपको डाइट और लाइफस्टाइल में। अब हम हमेशा से कहते हैं कि आपका खाना पीना ऐसा होना चाहिए जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करे और वो खाना न्यूट्रिशियस हो। आप अपने बॉडी में टॉक्सिन्स जबरदस्ती ना लाएं। ये जितना टॉक्सिन्स बढ़ता चला जाएगा उतना ही आपकी बॉडी में वियर टियर भी बढ़ेगा। चलो हम लोग दोनों स्टेप पे बात करते हैं। एक तो इसे होने से कैसे रोका जाए, और दूसरा कि जिसको हो गया है उससे कैसे मतलब आराम मिले जी। तो अगर आप 30 प्लस की बात करें तो उस टाइम में क्या चीज़ें खानी चाहिए? अपनी बॉडी की ऑयलिंग ज़रूर करें, क्योंकि वात को कंट्रोल करने का काम सिर्फ ऑयलिंग करता है। ऑयलिंग 2 तरीके से होती है। एक होती है हमारी एक्सटर्नल ऑयलिंग। आपने देखा होगा हमारे पुराने बुजुर्ग नहाने से पहले मालिश किया करते थे शरीर की, हम नहीं करते।
ऑयलिंग क्या करता है कि हमारे पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन देता तो है। ये नहाने के बाद भी कर सकते हैं? ये नहाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार कि ऑयल उसके बाद बॉडी में लगा रहता है तो कपड़ों पर दिखता है। बहुत लोग रात में सोने टाइम भी करते हैं। सोने के टाइम भी कर सकते हैं, आप सोने के टाइम बिल्कुल कीजिए। तो एक तो हो गया ऑयलिंग करना, ठीक और है। ये हो गया एक्सटर्नल ऑयलिंग। एक होता है इंटरनल ऑयलिंग। हम लोग घी खाना कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अब अक्सर ये सिखाया गया है कि घी इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। घी, पनीर, ये सारी चीजों को हाँ जी। बहुत ही नेगेटिव दिखाया जी जा रहा है। जी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शुद्ध देसी घी आप खाइए, एक तो उसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है वो, और ऊपर से क्या होता है कि अंदर से हमारा लुब्रिकेशन करता है पूरी बॉडी का, जिसकी नीड है। तो अगर आप ये दोनों चीज करेंगे तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशियस रहेगी, और आपकी बॉडी में स्निग्धता गुण कहते हैं इसको, तो स्निग्ध रहेगा तो ड्राइनेस नहीं आएगी। मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रीसिंग की आप बात कर रहे हाँ हैं, जी। सॉफ्टनेस बना रहेगा। जी, जी। तो वो है। उसके अलावा जैसे कि हम लोग योग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, अब पूरी बॉडी में तकरीबन 500 से ऊपर की मसल्स होती हैं, ठीक है। जी। लेकिन क्या होता है कि क्या हम पूरी बॉडी की मसल्स को यूज कर रहे हैं? एग्जैक्टली। अब वो 512 मसल्स क्या है कि धीरे धीरे इनएक्टिव होती चली जा रही है, इनएक्टिव होती चली जा रही है। डेड होती जा रही है, आप एक तरफ से कह लो। हाँ, दूसरी बात क्या है, फिर हमने मार कर दी अपनी डाइट की तरफ से, तो डाइट भी हमने खराब लेना चालू कर दिया, तो मसल्स को ना तो न्यूट्रिशन मिल रहा है और मसल्स इनएक्टिव होती जा रही हैं। बिल्कुल। सडन वे में किसी दिन उनको यूज करना स्टार्ट किया तो वो फिर जो है पेन दिखाती हैं और फिर स्वेलिंग दिखाएगी। तो फिर पेशेंट आते हैं हमारे पास में कि जी हमारे पास में तो नी का पेन हो रहा है, या शोल्डर का पेन हो रहा है, या नेक पेन हो रहा है। फिर हम उनसे जब हिस्ट्री पूछते हैं तब पता लगता है कि बहुत दिन तक तो वो इनएक्टिव ही रह रहे हैं, या लोगों का आजकल स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो रहा है कि वो एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, काफी टाइम तक अगर फोन लेके बैठे हैं तो वो बैठे हुए हैं। बैठे ही हुए हैं, ठीक है। अब वो फोन लेके बैठे हुए हैं तो उसको क्या है कि आप उस सेट ऑफ मसल्स को प्रेशर में लेकर आ रहे हैं, फिर वहां VATR स्टार्ट हो जाता है। तो डाइट और लाइफस्टाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। ये हमने बात किया जब आप प्रिवेंशन पर आ रहे हैं कि भाई मुझे उसको उम्र के होने बाद से में prevent करना है। पॉइंट पेन नहीं चाहिए। अब अगर आपका हो गया है जॉइंट्स पेन, जी। तो देखिए ये जितने भी हमने डी जनरेशन की बात करी कि वियर और टीयर स्टार्ट हो गया है किसी वजह से, डी जनरेशन में जा रही है बॉडी, आयुर्वेद इसको रीजनरेशन में लेके आता है कि उसको रीजनरेट करना है। रीजनरेट करता है मतलब? रीजनरेट करना का मतलब क्या होता है कि कई चीजें जो आपकी मसल्स लगभग डेड हो चुकी हैं, इनएक्टिव मसल्स हो चुकी हैं, उनको एक्टिव करने का काम आयुर्वेद करता है। ओके। और आयुर्वेद करता है दो तरीके से। हमारे पास में ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो आपकी बॉडी में जाके आपकी नर्व्स को रिएक्टिव करेगा और आपकी मसल्स को भी रिएक्टिव करेगा। और पंचकर्मा, तो पंचकर्मा पूरी बॉडी की रिजनरेशन करने की ताकत रखता है। पंचकर्मा के बारे में थोड़ा सा बताएं। पंचकर्मा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है, आप वैसे ब्रॉडर वे में देखेंगे तो जैसे 5 कर्म को पंचकर्मा कहा जाता है, तो वमन, विरेचन, अनुवासन, वस्ति, आस्थापन वस्ति और नस्य, ये हमारे आचार्य चरक ने पंचकर्म बताए थे। ये क्या काम करते हैं कि पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, टॉक्सिन्स बॉडी से निकालते हैं और उसको रिजुविनेट करते हैं। तो पुराने टाइम से ये राजा महाराजा लोग बहुत कराया करते थे अपनी बॉडी को, ताकि उनको बहुत लंबी आयु चाहिए। तो ये आजकल हम लोग बहुत पंचकर्मा सेंटर नियर बाय खुल गए हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। आपके बॉडी का कोई भी डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करना और बॉडी को ओल्डर एज में ना जाने देना, ये पंचकर्मा आपको करके देता है। ओके, बेसिकली हम लोग जो खाने में टॉक्सिन्स ले रहे हैं उसको वो रिमूव कर देता है। फिर बॉडी से रिमूव करना और उसके बाद में बॉडी को न्यूट्रिशियस करके रिजुविनेट करना, ये पंचकर्म का काम है। ओके। तो ओल्ड एज में जिसको नीज में काफ़ी ज़्यादा पेन हो गए, कहते हैं लोग कि मतलब एक्सरे में ऐसा आ रहा है कि घुटने सारे घिस गए, उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हाँ, काफी हद तक। देखिए क्या होता है कि कई बार हमारे पास पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज में आता है, जहां पर उसकी कार्टिलेज काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है, जी। वियर टियर बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि पेशेंट को भी समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, इसको टाइम लगेगा वापस में रीजनरेट होने में। आयुर्वेद और पंचकर्मा बिल्कुल ये काम करता है, लेकिन उतना टाइम भी देना पड़ेगा। तो कार्टिलेज पूरा खत्म हो गया तो फिर से वो सही हो सकता है पूरा? बहुत कम गुंजाइश है। हम लोग उस केस में कह देते हैं कि देखो अगर बिल्कुल ही खत्म हो गया है, क्योंकि उसके बाद में जो डीजेनरेशन बढ़ रहा है उसको पहली बात तो रोकना और उसको रीजनरेट दोबारा करना, उसमें बहुत टाइम लगता है।
इतना टाइम कई बार पेशेंट हमें दे नहीं पाता। जितना टाइम आप खराब करने में लगाए हो उतना टाइम आपको सही करने में देना होगा। हाँ जी। कई बार ऐसा होता है सर कि लोग जब मॉर्निंग में बेड से उठते हैं सोकर, तो उस टाइम में उनकी बॉडी में काफ़ी अकड़न और काफ़ी पेन होता है, तो ये क्यों होता है? देखिए, इसको कहते हैं हम अपनी बॉडी आमावस्था में है। आमावस्था का मतलब क्या है? जैसे एक टर्म होती है हमारे आयुर्वेद में आम का मतलब ऐसे वो मैंगो वाला, मैं आम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आमावस्था का मतलब होता है कि हमारे जितने भी दोष, बढ़े हुए दोष हैं, उनकी दो तरीके की अवस्था होती है। एक होती है आमावस्था और एक होती है पक्वावस्था। पक्वावस्था ये होती है कि जहाँ पर हमारे जो बड़े हुए दोष हैं वो चलायमान अवस्था में, यानी वो चल रहे हैं। जैसे कि वात, पित्त और कफ, ये अगर पक्वावस्था में है तो ये बॉडी में चलते रहेंगे। लेकिन अगर ये सारे दोष हमारे आमावस्था में हैं तो ये क्या होता है कि ये जॉइंट्स पेन, बॉडी में वीकनेस, लेथार्जिकनेस, ठीक है, एनोरेक्सिया यानी भूख का ना लगना, वोमिटिंग जैसा फील होना, सुबह सुबह नोजिया जैसा फील होता है, ये सारे लक्षण वो दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप आम को टॉक्सिन्स समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। Okay. अब जब ऐसा कोई कंडीशन हमारे सामने आती है तो हम डेफिनेटली पूछते हैं पिछली रात क्या खाया था आपने। Okay. हो सकता है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ हो। अगर वो अनडाइजेस्टिव फूड आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, अगेन वो टॉक्सिन है। बिल्कुल। या अभी हाल फिलहाल में अगर ये हो रहा है तो क्या ऐसी वजह थी कि आपकी बॉडी में चेंजेस हुए, तब हमें पता लगता है। कई पेशेंट ये बोलते हैं कि हमने जी एक्सरसाइज करनी बंद कर दी। कई ये बोलते हैं कि जी आजकल हाल फिलहाल में हमारे बहुत शादी पार्टियों में गए थे, उसकी वजह से हमारी बॉडी खराब हो गई। बॉडी दो ही वजह से खराब होगी, या तो आपने गलत खाना खाया है या आपका गलत लाइफस्टाइल हो रहा है, उसके अलावा कोई वजह ही नहीं मिलेगी। या तो आप टाइम पे सो नहीं रहे हो, प्रॉपर स्लीपिंग नहीं ले रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो जी। तो ये सारी चीजें मस्ट है, बिल्कुल जरूरी है कि आप टाइम से सो, टाइम से उठो एंड खाना वगैरह प्रॉपर आप खाओ। जी। ओके। तो आयुर्वेद पता क्या कहता है? आयुर्वेद ये नहीं कहता कि एक आप प्रॉब्लम लेकर आए और हमने उसका इलाज लिख दिया और जाओ, नहीं। आयुर्वेद हमेशा ये कहता है प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज क्या है, मुझे उसको समझने में बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग रूट कॉज ट्रीटमेंट करते हैं। जी। अब वो एक बार कर दिया तो आप हो गए हमेशा के लिए ठीक, वरना क्योंकि आपने जड़ से काम किया, जड़ से काम कर दिया, वरना आप हमेशा फिर दवाइयां ही खाते रहोगे। अलग अलग प्रॉब्लम्स की अलग अलग दवाइयाँ। बिल्कुल। जैसे आपने कहा रूट कॉज से आप लोग काम करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं ओल्ड एज में, लाइक नीज में पेन है, बैक में भी पेन है, सर में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, और लोग कहते हैं कि सब जगह के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपकी सारी हड्डियां ही घिस गई है। जी। तो वो लोग कहते भी है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो मेरे प्रॉब्लम्स इतने सारे कि मैं क्या क्या बताऊँ। हाँ जी। तो ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पास? बहुत पेशेंट्स आते हैं। पेशेंट जब अपनी बात बताना चालू करते हैं तो वो आज की बात से नहीं, वो 15-20 साल पुरानी बात से चालू करेंगे, और हम बहुत पेशेंसली सुनते हैं, क्योंकि हमारे भी डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि रूट कॉज हमें काफी पता लगता है कि ये 15 साल पुरानी प्रॉब्लम है, 20 साल पुरानी प्रॉब्लम है, और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो ठीक ही नहीं होती हैं और पेशेंट को रह रहकर परेशान करती हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेट की समस्या आती है हमारे सामने। कई लोग आते हैं पुरानी प्रॉब्लम लेके कि जी गैस की समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, एसिडिटी रहती है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरा आदमी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लेकर आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि आप जो हमें लक्षण बता रहे हैं वो लक्षण को ध्यान से सुन के हम लोगों को रूट कॉज पे पहुंचना पड़ता है। हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें जो हमारे 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ, उसमें ही कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है, और अगर मैंने उन्हीं को ही बैलेंस कर दिया तो आपके सारे सिम्टम्स बाय डिफॉल्ट अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई एक पेशेंट आ गया हमारे पास में हाइपरटेंसिव, यानी ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, बड़ा कॉमन है आज के डेट में। हाँ। पेशेंट आता है ब्लड प्रेशर। अब एक तो थॉट ये हो गया कि मैंने उसको ब्लड प्रेशर की दवाई दे दी कि भैया आप ब्लड प्रेशर की दवाई, लोग एवरीडे ले रहे हैं, एवरीडे ले रहे हैं, 10-10 सालों से ले रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि उसने एक गोली खाई, उस गोली का क्या काम था कि ब्लड जिस प्रेशर से बह रहा था उस प्रेशर को कंट्रोल किया। अगर वो गोली नहीं लेंगे तो अगेन ब्लड प्रेशर उसी तेजी से बहेगा, तो आप जब चेक करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि प्रेशर बढ़ क्यों रहा है, हम उसको ढूंढते हैं। अब उसमें क्या होगा
कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। इस पे तो आज तक किसी ने बात ही नहीं की। ये आयुर्वेद करता है। जी। आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलेंगे तो उसको आप सिम्टम बताएंगे, बट उसको डिसऑर्डर में इंटरेस्ट है। नॉर्मली मैं कई बार अपनी मदर को लेकर गई हूँ, जी। वो बीपी चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, डांटते हैं कि आपका बीपी इतना हाई क्यों है। हाँ। तो उसके हिसाब से मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको 24 आवर्स में इसे एक बार लेना ही लेना है। जी। और एवरी डे लेती है मम्मी। जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, यानी जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, और मैं कहता हूं चलो वो दवाइयां भी ले रहा है, आप उसको रात में कुछ गरिष्ठ भोजन कहते हैं, यानी भारी भोजन जो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है, आप उसको रात के 9-10 बजे खिला दीजिए। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होता है। राजमा, उड़द की दाल, छोले, चने, सब्जियों में जैसे अपना गोभी हो गया, मटर हो गया, ये ऐसी हैं पचने में टाइम लेता है। मैं कह रहा हूं अगर आपने ब्लड प्रेशर के पेशेंट को रात में खिला दिया और वो सुबह तक उसका डाइजेस्ट नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर बाय डिफॉल्ट बड़ा मिलेगा। खेल सारा अगेन डाइट और लाइफस्टाइल का है। हम लोग 3 तरीके से इलाज करते हैं। औषध यानी मेडिसिन जो मैंने दी है, आहार यानी डाइट जो मैंने खिलाया, और विहार यानी लाइफस्टाइल कैसा है। तो हम क्या करते हैं, आयुर्वेद में तीनों तरीके से इलाज करते हैं। अब अगर किसी हस्बैंड वाइफ की टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, और उनमें से कोई हमारे पास आता है कि मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया या ब्लड प्रेशर बढ़ गया या मेरे को हेडेक हो रहा है, तो मैं वो सिम्टम्स का इलाज करूं या मैं उसकी काउंसलिंग करूं? बिल्कुल। क्योंकि रूट कॉज कुछ और है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में ऐसा आता है तो आप रूट कॉज पे उस पे कैसे काम करते हैं? काउंसलिंग करते हैं। इसमें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हमें कहीं पे भी अगर आइडिया लगता है कि कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है जिसकी वजह से फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, हम डेफिनेटली उनको बुलाते हैं। तो आयुर्वेदा में भी आप लोग काउंसलिंग भी करते हैं? हर कोई डॉक्टर करता है। ग्रेट। हाँ, क्योंकि काउंसलिंग हमें क्या है कि पेशेंट को हमेशा के लिए ठीक करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमें दवाई नहीं देनी। अब दवाई दोगे तो जितनी देर उसका इफेक्ट रहेगा उतनी देर वो असर दिखाएगा। बिल्कुल है। अगर हमने कई बार हम देखते हैं और हमें बड़ा आश्चर्य होता है, पेशेंट 10-10 साल से ब्लड शुगर की मेडिसिन खा रहा है, डायबिटीज की मेडिसिन खा रहा है, और उसका इंसुलिन है या जो मेडिसिन वो खा रहा है उसकी डोज बढ़ती जा रही है, बट उसे डाइट के बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल। उसको ये नहीं पता कि आलू खाने से, गोभी खाने से, चावल खाने से, दही खाने से, केला खाने से, ठंडी चीजें खाने से, दिन में सोने से, मटर गाजर खाने से, या कोई ऐसा फल जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, ये सब खाने से उसका शुगर बढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है। दिन में सोना भी मना है? दिन में सोने से शुगर बढ़ता है। ओके। आयुर्वेद में लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, लोगों को नहीं पता, और फिर ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारा शुगर हाई क्यों आ रहा है। आप पूछो, दिन में अगर सो रहा है शुगर बढ़ा मिलेगा उसका। इसलिए हम लोगों को गाइड करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, दिन में सोए ना। शुगर पेशेंट को ये भी कहते हैं कि उसके लिए वॉक करना या एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग को कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव रखो। अगर नींद भी आ रही है तो कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व हो जाओ, ताकि आपकी नींद ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि नाइट में आप आराम से स्मूथ स्लीप लेंगे, डिस्टर्ब स्लीप भी नहीं होगी, और आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। तो अभी हम लोग ब्लड प्रेशर की भी बात कर रहे थे सर, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मतलब ब्लड प्रेशर के लिए कोई डाइट बताएं, जो प्रॉपर डाइट उसे लेनी चाहिए जिससे वो कंट्रोल में रहे। देखिए, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि ब्लड प्रेशर का मतलब होता है आपका वात और पित्त दोनों बढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वात क्या होता है कि वो उस ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएगा, और पित्त का मतलब ब्लड होता है, रक्त होता है हमारे यहाँ। तो आपकी जो डाइट है वो वात और पित्त को कंट्रोल करने वाली चाहिए। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो वात और पित्त को कंट्रोल करने वाली चाहिए। जैसे कि आप अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, आप प्राणायाम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, योग में आप प्राणायाम करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होगा। कपालभाति हमने इसमें निषेध कर देते हैं। किसी भी तरह की ऐसी कोई एक्सरसाइज जिससे आपका स्वेट आउट हो रहा है या आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, हम उसको कंट्रोल कर देते हैं कि नहीं करना है अभी, जिसमें कपालभाति भी इन्वॉल्व है। ठीक है, रही बात डाइट की, जितना भी गरिष्ठ भोजन है यानी भारी भोजन है जो डाइजेस्ट होने में टाइम ले रहा है, या ऐसा खाना जो आपका वात बढ़ा रहा है, जैसे साग हो गया, ठीक है, वो साग वात बढ़ा देता है, साग भी नहीं खाना है। हाँ, उन लोगों को। ठीक है, जैसे पित्त हो गया, गरम चीजें, ठीक है, जिसमें जितने हमारे ज्यादातर गरम मसाले आ जाते हैं वो उनको उतना नहीं देना है।
चाय कॉफी नहीं देनी है। ड्राई फ्रूट्स अगर खाने हैं रात में भिगो के आप सुबह लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं उसको, लेकिन उसकी क्या है कि तासीर थोड़ी सी ठंडी करनी पड़ेगी, यानी कि गर्म तासीर नहीं खानी, और जो बाय बढ़ाने वाली चीजें जो हम आमतौर पे कहते हैं वो नहीं खाने। आप ये मत खाइए तो आपका बाय डिफॉल्ट आपका खुद ब खुद ठीक होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। कई लोग कहते हैं कि घुटने घिस गए हैं तो कैल्शियम की कमी की वजह से, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, तो क्या सिर्फ कैल्शियम की कमी से होता है या कोई और भी रीजन होता है? देखिए एलोपैथी के दृष्टिकोण से तो डेफिनेटली कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉट ओनली कैल्शियम, विटामिन डी भी चेक किया जाता है, कई बार हमको यूरिक एसिड भी चेक करना पड़ता है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहां पर ये देखते हैं। कैल्शियम इज वेरी कॉमन, लोगों को अक्सर ये लगता है कि कैल्शियम कम होने से वियर टियर ज्यादा होता है, बट ऐसा है नहीं जी। आयुर्वेद में बताया गया है कि ये प्योरली वात के बढ़ने से होता है। कई ऐसे आर्थराइटिस हैं जो बच्चों को भी होते हैं, ठीक है, लेकिन तो क्या ऐसा थोड़ी है कि उनमें कैल्शियम कम हो गया? कैल्शियम एक रीजन हो सकता है, लेकिन कैल्शियम का जॉइंट्स पेन बढ़ाने में ऐसा कोई डायरेक्टली रोल नहीं है। हम लोग इसको वात के दृष्टिकोण से देखते हैं कि अगर वात बढ़ा हुआ है, वात को कंट्रोल करा तो डेफिनेटली जॉइंट्स पेन कम हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है ना कि अगर जॉइंट्स में पेन हो रही है तो कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम के लोग सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। जी, ये देखो एक सप्लीमेंट है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपके कार्टिलेज बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं। अगर आप आयुर्वेद की बात करेंगे तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि सहजन हो गया, बहुत कॉमन है जी। सहजन के साथ में हमारे पास में बहुत सारे न्यूट्रिशियस चीजें आती हैं। अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, शिलाजीत हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं कि आपके न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बढ़ाया और आपके जॉइंट्स को भी करेक्ट किया, यानी बेटर किया। लेकिन जब एक बार आपका पेन परमानेंट आ गया, जिसको कहते हैं कि भाई आर्थराइटिस हो गया या जोड़ों में दर्द अब रहता ही है, तब आपको प्रॉपर इलाज की जरूरत है। ओके। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोगों के मेरे पास क्वेरीज भी आई है कि वो जब खड़े होते हैं कंटिन्यू, अगर 10 मिनट वो खड़े हो जाते हैं एक जगह पे तो उनका पैर उठता नहीं है, मतलब लगता है कि लॉक हो गया, जाम सी स्थिति हो जाती है। तो ये क्यों होता है और इसकी सॉल्यूशन क्या है? इसमें बोन और जॉइंट्स भी ध्यान देना पड़ता है, हमें इसमें कार्डियक एक्टिविटी भी ध्यान देनी पड़ती है। उनका हार्ट कैसे काम कर रहा है, हार्ट की पंपिंग कैसी है, ब्लड फ्लो कैसा है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कई बार अलग अलग कंप्लेंट्स लेकर आते हैं तो उनकी प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है। कई पेशेंट, जैसे आपने बताया, कई पेशेंट कहते हैं कि हमारा नी लॉक हो जाता है चलते चलते। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें हर पेशेंट टू पेशेंट ध्यान देना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं काफी देर बैठ गया तो फिर उठने में टाइम लगता है। सो इसमें कहीं ना कहीं आपका नर्व भी रिलेटेड होती है कि नर्व का रिस्पांस कैसा है। तो दो तरीके के नर्व रिस्पांस होते हैं, एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हमारा ब्रेन और स्पाइन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। एक हमारा पेरिफेरी नर्वस सिस्टम है जो हमारे हाथ और पैर से कनेक्ट करता है। जैसे कि अभी आपको करंट लग जाए तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपैक्ट नहीं आएगा, वो तुरंत आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही ऑर्डर दे देगा कि हाथ खींच लो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई पेशेंट बैठा हुआ है, उठने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको उसको सारी चीजें देखनी पड़ती है। जॉइंट्स कैसे काम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसकी मसल्स काफी टाइम से इनएक्टिव ही हैं, जो एक्टिव ही नहीं हो पा रही हैं, जिसमें आमतौर पे जो लोग ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें क्या है कि मसल्स इनएक्टिव रहती हैं। तो जब मसल इनएक्टिव रहेगी, आप उस मसल पे जरा सा भी प्रेशर डालोगे तो पेन भी क्रिएट करेगा, स्वेलिंग भी दिखाएगा, और वो एक तरीके से इनएक्टिव रह जाएगा कि भाई मेरे से काम नहीं हो रहा। तो मोस्टली जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इसकी प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है, उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्लान। कई बार ऐसा भी होता है सर कि एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है जी, उसके बाद भी पेन होता है पेशेंट को, तो ये क्यों होता है? मसल स्पाज्म हो सकता है, मसल्स में स्टिफनेस हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है। एक्सरे में कई बार लिगामेंट और टेंडन्स की जो क्लैरिटी है वो नहीं आ पाती है, वो उसके लिए फिर हम लोग सीटी एमआरआई प्लान करते हैं, तो उसमें जाके क्लैरिटी आ जाती है। एक्सरे जो होता है वो सिर्फ हमारी जॉइंट्स की जो बोन की है वो प्रेजेंटेशन देता है कि हमारी बोन्स कैसा काम कर रही हैं, तो हम लोग उसी से ही देखते हैं। हमने अक्सर देखा है कि चलो हम ये भी बात कर लेते हैं कि उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है फिर भी पेन आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मसल्स या नर्व रिलेटेड होता है, तो फिर हम उसका इलाज भी उसी तरीके से करते हैं। तो उसका चेकअप वगैरह कैसे होता है सर? फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्लैरिटी आती है, हम लोग छू कर देखते हैं कि स्टिफनेस तो नहीं है, हम
उस जॉइंट की रोटेशन चेक करते हैं कि किस एंगल पर जाकर उसको ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हमें वहाँ से क्लैरिटी आती है। तो इस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें आइडिया लग जाता है कि क्या ये सिंपल मसल स्पाज्म है या जॉइंट कुछ और कहानी बता रहा है या बोन्स कुछ और कहानी बता रही है, वो हमें आइडिया लग जाता है। मतलब आप अगर नेचर के अगेंस्ट जाके चीज़ें कर रहे हो तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होने ही होने हैं। अब आप देखिए, आज की डेट में अधिकतर मोबाइल सबके हाथ में है और एक बार मोबाइल हाथ में चला गया तो वो रील्स कैसे चलती हैं और उसके बाद आपको आइडिया नहीं कि आप कितनी देर वहां पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। उसके बाद में अगर आप फोन भी हाथ में नहीं है तो मोस्टली लोगों का काम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर रहता है, जी। तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। अब अगर आप एक पोस्चर में इतनी देर बैठे रहेंगे तो मसल्स आपकी टेंशनाइज्ड होंगी, प्रेशर क्रिएट होगा मसल्स के ऊपर। बिल्कुल। तो क्या हुआ, कुछ मसल्स तो बिल्कुल काम नहीं कर रही और कुछ मसल आपने ओवर यूज कर ली। ओवर यूज। दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं सर्वाइकल पेन लेके, टेनिस एल्बो लेके, ठीक है। कई पेशेंट हमारे पास में इनफैक्ट गोल्फर एल्बो होता है वो लेकर आते हैं, इसका एल्बो का पेन स्टार्ट हो गया। कई लोग लोअर बैक पेन लेकर आते हैं कि जी लोअर बैक पेन बहुत रहता है। तो जब हम हिस्ट्री समझते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि इसका रूट कॉज क्या है। जी। हम अगेन वही फिर बात करते हैं कि आपको, अब जैसे हम किसी की जॉब तो छुड़वा नहीं सकते कि भाई आप जॉब छोड़ दो बिल्कुल। अपने पेन की वजह से, तो हम क्या कहते हैं, आप बीच बीच में इंटरवल में थोड़ा टाइम निकाल लो, वॉक कर लो, तो ताकि क्या स्ट्रेचिंग कर लो थोड़ी सी। स्ट्रेचिंग कर लो। तो ये अगर अर्गोनॉमिक्स हमने उसका ठीक कर दिया तो काफी हद तक उसकी मसल टेंशनाइज नहीं होती। ये हमें सजेशंस तो देते हैं सबको कि आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लो, हर आधे घंटे 1 घंटे में उठ के स्ट्रेचिंग कर लो। बट लोग जब एक बार काम में इन्वॉल्व होते हैं तो शायद वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं उठते हैं। देखो इंडिया एक है ना, बड़ी प्रोग्रेसिव कंट्री है। यहाँ पे हर कोई आज की डेट में ना बहुत ही फाइट करके आगे बढ़ रहा है। वो कहीं ना कहीं इसके पीछे ना हमारा सोशियो इकोनॉमिक लेवल भी इस तरीके का है कि आज की डेट में कोई बच्चा पढ़ भी रहा है तो वो भी बहुत ही विनिंग थॉट के साथ पढ़ रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, टॉपर बनना है। जब हम जॉब लगती है तो इतनी भीड़ है कि लोग है ना इतने इनसिक्योर हो गए कि मेरी जॉब ना चली जाए, उसकी वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है। उस चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं। हेल्थ पूरी तरीके से अवॉइड हो रहा है जी। इसमें। हमने देखा है लोग जिम की पूरे साल की मेंबरशिप लेके घर बैठ जाते हैं, सोचते हैं हमारी तरफ से कोई ट्रेडमिल पे दौड़ रहा होगा। ठीक है, जब अगर भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 1 घंटा तो अपने लिए निकाल लो। बिल्कुल। वो 1 घंटा आपका 23 घंटा संभाल लेगा। अगर आप अभी इस 1 घंटे को अवॉइड करोगे तो लॉन्ग रन के लिए वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। जिम की भी अगर आपने बात उठाई सर, तो जिम में भी लोग ओवर एक्सरसाइज कई बार कर लेते हैं या कई बार ओवर रनिंग कर लेते हैं, जिससे नीज में मेरे हिसाब से तो स्ट्रेस पड़ता ही है। बिल्कुल है। तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं फिर बाद में? बहुत ही साइड इफेक्ट होते हैं। कई बार हमने देखा है कि एक तो जैसे हमने आर्थराइटिस की बात करी कि एक एज के हिसाब से वियर टियर तो होना ही है। कई बार हम देखते हैं कि नी का ओवर यूज भी स्पोर्ट्स इंड्यूस्ड आर्थराइटिस बना रहा है लोगों को, कि लोगों ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है अपने नी के ऊपर या अपने लोअर बैक के ऊपर कि वहां से भी उनका आर्थराइटिस जनरेट हो रहा है, जो वो और खतरनाक है। जी। क्योंकि लोगों को उस समय आइडिया ही नहीं लग रहा कि वो कितना यूज कर रहे हैं और वो खुद ही डैमेज करते जा रहे हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि हमारी बॉडी है ना एक सर्टेन लेवल के प्रेशर्स को ही हैंडल करती है। हमने तमाम इतने रेसलर्स से मिलते हैं, एथलीट्स हमारे पास में आते हैं जो कि एक सर्टेन एज तक तो उनकी बॉडी हेल्प कर रही है, लेकिन उसके बाद क्या है कि उन्होंने इतना ओवर यूज किया होता है बॉडी को कि उनके लिगामेंट, उनकी कार्टिलेज, उनके टेंडन्स, उनके मसल्स इतने वीकन हो जाते हैं कि जहां पर फिर हमें क्या है कि प्रॉपर उनको फिर ट्रीटमेंट में लेके जाना होता है। तो मैं अल्टीमेटली यही बोलूंगा, अगर आपका कोई बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर थॉट नहीं है कि भाई आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, अगर आप नॉर्मल ही एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो प्लीज अपने जॉइंट्स का ख्याल रखिए, उनको उतना ज्यादा प्रेशराइज ना कीजिए, उनको ज्यादा वर्कलोड में ना लीजिए। और हाँ, ल्यूब्रिकेशन जरूरी है, जो हमने अभी आयुर्वेद में बात की थी, इंटरनल ऑयलेशन और एक्सटर्नल ऑयलेशन के लिए। मतलब घी आपको कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। घी जरूर खाना है, एक्सटर्नल ऑयल जिसे हम अभ्यंगम कहते हैं, अभ्यंगम जरूर करना है, और साथ में अगर हो सके कि उसको स्टीम दे सकें तो सोने पे सुहागा। ओके, स्टीम कैसे देना है सर? स्टीम जैसे अगर आप घर पे देना चाहते हैं, अगर कहीं पे आपको जॉइंट्स पेन लग रहे हैं, खास ध्यान देना कि स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, तो आप उसकी ऑयलेशन करो। अगर स्वेलिंग है तो ऑयलेशन नहीं करनी, यानी ऑयल का एप्लीकेशन नहीं करना।
ओके। तो अगर आपके जॉइंट्स में पेन है और स्वेलिंग नहीं है, मैं एक नुस्खा बता देता हूँ। आप तिल का तेल लेके आइए घर पर, शुद्ध तिल का तेल ले लीजिए, 100 ml ले लीजिए। उसके अंदर क्या है, 20 ग्राम आपने अदरक या सौंठ उसमें डाल दीजिए। अदरक है तो क्रश करके डाल दीजिए। और जो आप कलौंजी अगर आप जानते हैं तो कलौंजी आप उसमें डाल दीजिए 10 ग्राम, ठीक है। और उसको एक बार उबाल लीजिए। उबालने के बाद में इसको प्रिजर्व कर लीजिए और इसी की हमें जो है एप्लीकेशन करनी है अपने जॉइंट्स पे। ये इतना बेस्ट ऑयल है कि अगर आप 10-15 दिन भी लगाएंगे तो आपका जॉइंट्स पेन कम से कम 50% तो रिड्यूस वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद में स्टीम रखना बड़ा जरूरी है। तो उसका जो हम लोग स्वेदन कर्म कहते हैं पंचकर्म में, उसका तरीका ये है कि अगर आप घर पर हैं तो जैसे हॉट वाटर बैग आते हैं आजकल, आप उसको लगा सकते हैं। या अगर वो सुविधा नहीं है तो जैसे तवा गरम किया, उसके ऊपर कपड़ा रखा और उसके ऊपर उसकी सिकाई करी, या गर्म पानी किया तो गर्म पानी में कपड़ा डाल के उससे सिकाई करी, उससे लगा ली, ठीक है। 2 हिदायतें हैं इसमें। ये उसके लिए जिसको स्वेलिंग नहीं है। स्वेलिंग नहीं है, 2 हिदायतें हैं इसमें। पहली बात तो टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, ठंडे टेम्परेचर में नहीं करना, हवा में नहीं करना। और जब आप ये करें तो उसके बाद में उस जगह को पैक कर दीजिए, मतलब पूरी तरीके से ढक दो उसे। क्रैप बैंडेज कर दीजिए, नहीं तो कपड़ा बांध के उसको पैक कर दीजिए। ठीक है। तो जैसे आपने नीज पेन में बोला कि जिसको स्वेलिंग है उसको नहीं करना है, तो जिसको स्वेलिंग है उसको किसी भी तरीके की मालिश नहीं करनी, ऑयलिंग नहीं करनी। स्वेलिंग में कभी भी मालिश नहीं करनी। और नी पेन जिसको हो वो फिर क्या करेंगे? स्वेलिंग अगर है, सिंपल सिकाई करो, आराम तुरंत मिल जाएगा। ओके। और एक नुस्खा बता दूं, स्वेलिंग वाले की स्वेलिंग उतारने का एक नुस्खा बताता हूँ, बड़ा बेजोड़ नुस्खा है। आप बालू समझते हैं, रेत, आप रेत ले आइए, रेत को एक कपड़े में बांध के उसकी एक पोटली बना लीजिए, ठीक है। तवा गरम कीजिए या कोई भी ऐसा गरम प्लेटफॉर्म कीजिए, उस पोटली को उस पे रखिए और उसके बाद में उसको नी पर है तो नी पे रखिए, जहां पे स्वेलिंग है वहां पे रखिए, स्वेलिंग तुरंत उतर जाएगी। क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे पैरों में होता है कि इतनी स्वेलिंग होती है कि आप उसे टच करोगे तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। लेकिन उन्हें नीज पेन में है तो वो मालिश भी करते हैं क्योंकि अकड़न भी आ जाता है, उससे स्वेलिंग बढ़ जाएगी और स्वेलिंग बढ़ जाएगी उससे। तो फिर जब स्वेलिंग खत्म हो जाए बालों की सिकाई से, तब वो मालिश कर सकते हैं। तब कर सकते हैं। ओके। मैं इसका प्रिंसिपल बता देता हूँ, है क्या कि जो हमारी मालिश है वो वात को कम करने के लिए है, लेकिन जहां स्वेलिंग है वहां पे कफ बढ़ा हुआ है। तो कफ का जो गुण है गुरु और शीत, यानी भारीपन और ठंडापन। तो मैंने क्या किया, बालू को गर्म किया, तो गर्म करने से वो ठंडापन खत्म हुआ वहां का, और भारीपन, तो बालू जो होती है वो भारीपन को हटाती है। तो आप जब करेंगे तो आपको इसमें लाइटनेस मिलेगी और स्वेलिंग कम होती मिलेगी। तो पहले आप ये कर लीजिए और उसके बाद में जब स्वेलिंग खत्म हो जाए तब आप मालिश पे आ जाइए। ओके। तो उसके तुरंत बाद मालिश कर सकते हैं? फिर टाइम लगता है, जितना भी स्वेलिंग खत्म हो, स्वेलिंग खत्म होने के बाद ही कीजिए। ओके। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई नीज में पेन है, अकड़न है, तो मैं तो मालिश कर रही हूँ। नहीं, यही देखिए, कुछ मिथ होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद में कहते हैं कि नहीं जी मालिश की थी सूजन बढ़ गई। अब वो कहीं पे भी जाएंगे तो पूछते हैं तो कहते हैं कि आयुर्वेदिक तेल लगाया तो उससे सूजन बढ़ गई, बट प्रिंसिपल लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता। बट आई होप कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को आइडिया लग जाएगा। मुझे भी, मेरी भी काफी कंफ्यूजन दूर हो रही है, क्योंकि लोग मालिश को लेके भी 2 तरह के कहते हैं एस्पेक्ट्स रखते हैं। कोई बोलते हैं कि करना अच्छा होता है, कोई बोलता है नहीं करना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा क्लियर करें। वो देखिए क्या होता है ना कि हाफ नॉलेज है ये। तो वही मैंने आपको बताया, मालिश हमेशा वात को कम करने के लिए होता है, नंबर 1, ये थंब रूल है। अब आपने मालिश किया तो मालिश करने से क्या होता है कि वहां का जो वात है उसको कंट्रोल में लेके आ रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव भी वही है। लेकिन क्या होगा अगर वात के साथ पित्त बढ़ा हुआ है या वात के साथ कफ बढ़ा हुआ है, वो भी तो कंडीशन आती है। तो हम इसलिए बता रहे हैं, अगर आपको कहीं स्वेलिंग मिल रही है तो स्वेलिंग मिलने के साथ में आपको जो है पहले आपको बालू का स्वेद करना है, यानी वो पोटली बना के रेत की उससे सिकाई करनी है, उसमें कोई ऑयल नहीं लगता है। और उसके बाद में जब आपको लगे कि हाँ स्वेलिंग खत्म हो रही है तब आप मालिश कर सकते हैं। तो आपके दोनों ही फायदे हो जाएंगे। कि डॉक्टर की गाइडेंस में कोई भी चीज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑयल के एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि जोड़ों में दर्द है तो ये आप यूज करो तो आपको बहुत रिलीफ होगा। तो किसी भी तरीके का ऑयल मसाज नहीं करना है। मैडम देखो, ये जो प्रोडक्ट आते हैं ना मार्केट में कि टीवी पे एडवर्टीजमेंट कर दिया, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक साइज की शर्ट बेच दी सबको। और पता है क्या, जिनको पेन है ना, जो ऑलरेडी पेन है, तो उनको लगता है बस कुछ भी मिल जाए, मुझे रिलीफ मिल जाए। और देखो उनकी गलती नहीं है, उनको तो जो दिख रहा है कि ये तो एक्टर है,
हाँ। ये एक्टर अपना घुटना लेके बैठा हो तो सच ही बोल रहा होगा। और एड तो बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ। तो मुझे आराम मिल जाएगा, मैं भी ऑर्डर कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन अब वही वाली बात होती है ना, अगर एक साइज की शर्ट सबको बेच दी तो सबको थोड़ी आएगी। वो शायद 10 में से 2 लोगों को ठीक है, पर 8 लोगों को तो नहीं आएगी। सेम ट्रीटमेंट सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट ओनली, और ये सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन में होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, फिर वो खेल ही खराब होगा। फिर पेशेंट आते हैं कि हमने ये किया था तो इससे ये हो गया। कई बुजुर्ग ऐसे भी कहते हैं ना कि अब तो प्रॉब्लम हो गई, अब ये ठीक नहीं होने वाला है। मैंने भी कई ऐसे बुजुर्ग देखे हैं कि भाई अब ये हो गया तो सबके साथ ऑल टाइम मतलब रह जाता पूरी लाइफ। तो ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पास? बहुत आते हैं। काफी लोग कहते हैं कि सर इतना टाइम इलाज करा लिया, अब हिम्मत नहीं होती, अब बच्चे ले आए हैं तो देख लेते हैं। और अक्सर तो क्या होता है कि आयुर्वेद में ना कभी कोई डायरेक्ट आता नहीं है। आयुर्वेद में तो हमेशा आते हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, तो हम तो ट्रायल बॉल हैं। तो हमें खैर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई बीमारी है, मैं देखो और पैथी के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं अपनी पैथी के बारे में जानता हूँ जिसमें आयुर्वेद पंचकर्म योग आता है। मैंने ये देखा है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आयुर्वेद पंचकर्म योग से ठीक ना होती हो। ये बहुत बड़ा सच है, और हमने ऐसे होते हुए देखे हैं। अब हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, उम्मीद के साथ आते हैं। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको उसी एनर्जी के साथ में ठीक करें, और काफी हद तक हम इसमें सफल हुए हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल फायदा होगा। कई लोग पंचकर्मा की जैसे हम लोग बात कर रहे थे, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों का स्पा सेंटर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लोग बस स्पा कराने जा रहे हो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आजकल है ना ये इतना एडवर्टीजमेंट का जमाना है, लोग वही समझते हैं जो देखते हैं। जी। टीवी पर जो दिख गया वो मान लिया सच है, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हम लोग, कोई भी मरीज आता है हमारे पास में, अगर हमें लगता है कि किसी वजह से, सीधी सी बात है, पैसे नहीं है, वो पंचकर्म नहीं करा सकता, ठीक है। अब देखिए हर चीज की अपनी कॉस्ट तो होती है जी। पंचकर्म के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा पेशेंट कहता है मैं बहुत दूर से आता हूं, मैं आपके यहाँ पे पंचकर्म इलाज नहीं करा सकता, वो भी मंजूर है, घर पर तो कर सकते हैं। मैं उनको पंचकर्म के छोटे छोटे नुस्खे घर बता देता हूं, आप इतना कर लो। जैसे मैंने अभी आपको तेल का बताया कि आप ये तेल बना के कर लो, उसका थोड़ा सा ब्रॉडर वे मैं अपने सेंटर पर कर रहा हूं। तो क्या दिक्कत है? अगर 100% नहीं होगा 80% तो होगा। 80% अब उसमें मुझे तो कुछ पैसा नहीं मिला, बिल्कुल। इसमें कोई अमीरों वाली बात भी नहीं है। अगर मैं आपको बताता हूं कि जी आपकी प्रकृति ये है, प्रकृति के हिसाब से आपको ये खाना चाहिए, उसमें कहीं पैसा तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपने डाइट चेंज कर दी, मैंने डाइट चेंज कर दिया, मेरे पास यानी कि आयुर्वेद के पास तो काम करने के तरीके बहुत हैं। हम लोग तो किसी भी तरीके से इलाज कर सकते हैं। कहते हैं ना आयुर्वेद में हवा मिट्टी से भी इलाज होता है, तो हम लोग करते हैं। उसमें कहीं अमीरों वाला लेना देना नहीं है कुछ। तो बिल्कुल है। अब जैसे कि योग का एग्जांपल लो, योग में कहाँ पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन योग सबको ठीक कर रहा है। हम भी योग, हमारे पास में कोई भी मरीज आता है, उसको आयुर्वेदिक इलाज, पंचकर्म के बारे में, डाइट के बारे में, योग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में सब कुछ बता के भेजते हैं। और ये भी कह के भेजते हैं कि भगवान से उम्मीद करेंगे कि हम आखिरी डॉक्टर हों आपके लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि बॉडी तो सबको सेम मिली है, 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज होती है, अलग की बात है। लेकिन आप देखो कोई के 80s 90s में भी बहुत ही आराम से चल रहा है, और कोई 40-50 तक आते ही अपने जोड़ों के दर्द से आप परेशान हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी इस बात से बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ। आपने देखा होगा अक्सर गांव के लोग कम शिकायत करते हैं। एग्जैक्टली। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में इतनी मेहनत की होती है, उनकी लाइफस्टाइल ऐसा होता है। आप आज की डेट में गांव में चले जाइए, शाम को 7-8 बजे के बाद सब सो जाते हैं, और सुबह 4 से 5 बजे के बाद में सब लोगों के घर चूल्हे चलने चालू हो जाते हैं। बिल्कुल, 4 बजे से मॉर्निंग में उठ जाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो हमारी प्रकृति के हिसाब से चलना था वो प्रकृति के हिसाब से चले, वो प्रकृति के सबसे नजदीक हैं, और उसके बाद में उनका खाना पीना भी ऐसा ही है। उसके बाद में उन्होंने अपनी मेहनत करके मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। शहर में तो ऑटोमेशन का जमाना है लोग। एक तो सच्चाई है कि वात तो बढ़ना ही है उम्र के हिसाब से शरीर में, शरीर के अंदर वियर टियर होने ही है। लेकिन हमने देखा कि गांव वालों के घुटनों में उतना दर्द नहीं होता जितना शहर में है। उसका रीजन क्या है? उनकी मसल स्ट्रॉन्ग है, तो मसल उनकी बॉडी का वेट कैरी कर रही है। तो अगर जॉइंट
खराब भी हो रहा है तो उनका उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना हम शहर वालों में आता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे मेडिसिन की, लोग मेडिसिन पे मेडिसिन लेते हैं एवरीडे, तो बहुत लोग पेन किलर्स भी लेते हैं कि ऐसे जीने से अच्छा है रोज़ पेन किलर खा लो, और अपने पेन में रिलीफ लाते हैं लोग। तो रोज़ पेन किलर खाना लंबे सालों तक कितना गलत है? बहुत गलत है। ये आपकी बॉडी में इतना साइड इफेक्ट्स लेके आता है, आपके लीवर इन्वॉल्व हो जाता है, लीवर के पैरामीटर्स खराब होने लग जाते हैं, फैटी लीवर होने लग जाता है, लीवर सिरोसिस तक हमने देखा है। पेन किलर्स खाने से किडनी इम्पैक्ट होने लग जाती है, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, डायबिटीज़ बढ़ने लग जाती है। तो पेन किलर एक लेवल तक फिर भी मैं कहूँगा ठीक है, इट्स ओके, अगर आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास में आयुर्वेदा अवेलेबल है, प्लीज़ अडॉप्ट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मेडिसिन लीजिए, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कराइए, आयुर्वेदा के हिसाब से अपनी डाइट रखिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आयुर्वेदा में भी पेन किलर्स आते हैं? आयुर्वेदा पेन किलर सच पेन किलर नहीं होते, लेकिन क्या होता है, पेन जिस वजह से हो रहा है आयुर्वेदा उस पे काम करता है। तो पेन तो आपका एक सिम्टम है, तो अगर हमने उस वजह को खत्म कर दिया तो सिम्टम तो अपने आप खत्म हो जाएगा। आयुर्वेदा का सीधा हिसाब है कि मैं इधर उधर चीजों में नहीं पड़ूंगा, मैं सीधे जड़ पे काम करूंगा। हम तो यही सोचते हैं। मुझे सिम्टम से कोई मतलब नहीं है, मुझे जड़ पे जाके देखने दो एक्चुअली हो क्या रहा है। बिल्कुल है। अब इतने हमारे पास में पेशेंट आते हैं इतनी मोटी मोटी फाइल लेके, और वो कहते हैं कि जी ये देखो इस हॉस्पिटल का डॉक्टर शहीद कर दिया हमने, इस डॉक्टर का भी शहीद कर दिया, अब आपकी बारी है। हम कहते हैं महाराज हमारा नाम शहीदों में मत लिखो, हमारे हिसाब से चीजें समझ लो। अगर आप ये कमिट कर सकते हो कि आप ये डाइट फॉलो कर सकते हो, ये लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो, तो हम इलाज करेंगे, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं, आप मेरा भी नाम खराब करोगे, मुझे भी शहीद करोगे। मेरा भी शहीदों की लिस्ट में नाम लिखोगे, ये भी डॉक्टर शहीद हो गया। बिल्कुल, सबसे पहले आपको खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी होगी चीजें। जैसे अभी रेगुलर मेडिसिन की बात हो रही, तो बीपी के जो पेशेंट होते हैं, थायराइड के जो पेशेंट होते हैं, उनको रोज एक मेडिसिन लेना कंपलसरी है। तो ये बीपी के भी जो मेडिसिन होते हैं वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। देखिए जितना भी अगर आप बॉडी को केमिकल एक्सपोजर दोगे किसी भी तरीके से, आप मेडिसिन खा रहे हैं वो भी एक केमिकल है, आपका एयर पॉल्यूशन है वो भी एक केमिकल है, आपका वाटर इनटेक अगर ठीक नहीं है, वाटर अगर खराब है तो वो भी एक केमिकल्स लेके जा रहा है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जितने केमिकल्स जाएंगे तो बॉडी को इम्पैक्ट करेंगे गलत, उसमें आपका लीवर भी इन्वॉल्व होगा, किडनी भी इन्वॉल्व होगा, सब चीजें इन्वॉल्व। मतलब बीपी के मेडिसिन भी लोग 20-20 साल से खा रहे हैं सर। आप उनके साइड इफेक्ट्स देखिए ना, जो खा रहे हैं आप उनसे पूछिए उनकी बॉडी में क्या हो रहा है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बॉडी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, रेस्टलेसनेस होने लग जाता है, ज़्यादा देर ना बैठ पाते हैं ना खड़े हो पाते हैं, बॉडी अंदर से कमज़ोर फील करने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कॉमन मिलेंगी आपको। ऐसे में तो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर डॉक्टर डांटते हैं कि आपने मेडिसिन क्यों स्किप करी, आपको मतलब ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको मेडिसिन खाना मैंडेटरी है। और यहाँ आप दूसरी तरफ बोल रहे हो कि इतने सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स, और सच में ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिर पेशेंट करे क्या? डॉक्टर गलत नहीं है, डॉक्टर का काम है मरीज की जान को बचा के रखना, लाइफ सेविंग है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर कुछ भी करेगा। लेकिन ये पेशेंट को सोचना है कि मेरी लाइफ सेव तो हो रही है, उसके साथ में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा डोज कम हो जाए, मेरी मेडिसिन पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। कम टू आयुर्वेदा, वी विल शो यू द रिजल्ट्स। क्योंकि हम लोगों के पास तरीके, आप सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं, हम उसमें आयुर्वेदिक तरीके से छोटे छोटे चेंजेस करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। अगर हमने बोल दिया कि आपका बीपी है तो आप सुबह 6 बजे उठ के योग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, और उससे अगर कम हो रहा है तो किसी का क्या नुकसान है। बिल्कुल, ये नेचुरली सारी चीजें वर्क कर रही है। लेकिन पहले के लोगों को सर, मुझे नहीं पता था कि बीपी शब्द का मतलब भी पता था। अगर मैं बहुत पहले की बात करूं, अपने दादाजी के टाइम की बात करूं, तो शायद बीपी जैसी मशीन भी गांव में अवेलेबल नहीं थी, और अच्छी खासी लाइफस्टाइल होती थी उनकी। देखिए लाइफस्टाइल तो हमने खुद खराब करी है, ये तो हमें एटलीस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। हम लोग टेस्ट के चक्कर में डाइट भी खराब करी है हमने। अब जैसे पहले के टाइम के लोग गेहूं की रोटी कम खाते थे, बाजरे की खाते थे, मक्के की खाते थे, लगभग मल्टीग्रेन आटा था उनका, तो जाते थे। आजकल हम सिर्फ गेहूं पे डिपेंड है, और गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए फिर उसमें केमिकल्स लगाए जा रहे हैं। राइट। पहले सबके घरों में गौशाला हुआ करती थी, भैंसें रहा करती थी, तो नेचुरल दूध पीते थे। आज की डेट में हम दूध लेने जाते हैं तो पता लग रहा है वो इंजेक्शन लगा रहा है, तभी दूध निकल रहा है।
तो सारा खाना ही हमारा खराब हो रहा है। वो केमिकल ही आ रहे नेचुरल चीजों में भी। जी। एंड अगर जैसे मेडिसिन आपने कहा सारी मेडिसिन खराब होती है, तो मेरा भी एक पर्सनल क्वेश्चन है, जो कैल्शियम के जो टैबलेट्स होते हैं ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं? प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, बिल्कुल प्रकृति सब कुछ दे रखी है, आपने तय करना है कि आपने कैसे किस वे में लेना है। लोगों को इजी लगता है टैबलेट खाना, इजी लगता है टैबलेट खाना, लेकिन अगर मैं वहीं पर ये कहूँ कि आप सहजन के पत्ते तोड़ के लाइए, उसको एक तरीके से सब्जी बनाइए या उसको आप रोटी में गूंथ के खा सकते हैं, वो थोड़ा लोगों को मुश्किल लगता है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, तो लोग अवॉइड जी, कर देते हैं। जी। ओके, तो बेसिकली इसे भी हम अगर अवॉइड कर सके तो हमें अवॉइड करना सब चाहिए। कुछ मिलेगा, आप लेने वाले बनो। कोई भी किसी भी तरह का पेन होता है, चाहे मतलब जॉइंट पेन की भी स्पेशली मैं बात करूँ, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? सर्दियों से ज़्यादा मुझे लगता है बारिश के मौसम में ज़्यादा बढ़ता है। राइट। क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, वात बढ़ता है। ये हमारा जो काल होता है ना, ये पूरा साल ये काल के हिसाब से चलता है। तो जैसे ही हमारा सर्दी का मौसम आएगा, इसमें बाय डिफॉल्ट वात बढ़ जाते हैं। तो हमें पता होता है कि पेशेंट भी है ना, वो जॉइंट्स पेन वाले अब उठ के आ जाएंगे। वात बढ़ जाता है मतलब ड्राइनेस बढ़ जाता है। हाँ, शरीर के अंदर जो है वात का गुण बढ़ जाता है। वात के गुण जैसे रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशदगर, ये संस्कृत के टर्म्स हैं। जी जी। तो ये क्या होता है कि ये क्वालिटीज बढ़ जाती हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से लोगों को जॉइंट्स पेन बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसका उल्टा करना है। जैसे ही आपको पता लगे कि अब सर्दी का मौसम वो बारिश का मौसम आने वाला है, तो बारिश के मौसम आने से थोड़े दिन पहले अपना घी इंटेक बढ़ा दीजिए, अपनी बॉडी मॉइलिंग करने लीजिए, तो मौसम का इम्पैक्ट आपको आएगा ही नहीं। ओके, तो आप एज अ फाइटर आप मौसम को ले सकते हो कि मैं फाइटर हूँ। हाँ। ओके जी। और सर्दियों में भी सेम चीज एप्लीकेबल होता है? सर्दियों में भी सेम चीज होती है। ओके। तो वो आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से देखना है कि आपकी जो बॉडी की प्रकृति है वो किस मौसम में कैसा रिफ्लेक्ट करेगी। ये हम लोग जब पेशेंट जब ओपीडी में आता है तो हम उसकी नाड़ी परीक्षा करते हैं। नाड़ी परीक्षा से हमें काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि इनकी प्रकृति क्या है, प्रकृति के साथ इनकी विकृति क्या हो रखी है। तो उन दोनों चीजों को हम ध्यान में रखते हुए फिर हम उनको सजेशन दे देते हैं। जी। सर्दियों में बहुत लोग गोंद के लड्डू भी बनाकर खाते हैं, तो वो हर किसी को सूट करता है या ये भी बॉडी टाइप के हिसाब से होता है? हर किसी को सूट नहीं करेगा। ओके। अब कईयों की बॉडी पित्त प्रकृति की होगी और आप जो है उसको गरम खाना, जो हम अक्सर सर्दियों में कोशिश करते हैं कि गरम चीजें देने का, वो उसका पित्त बढ़ाएगा। हो सकता है वो उस समय उसको इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन जब पित्त का काल आएगा, ठीक है, जब गर्मियां आएंगी तब उसको इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा पित्त का। ओके, पित्त का काल गर्मियों का होता है। हाँ जी। और अगर आप ठंडे में गोंद का लड्डू कंज्यूम कर ले रहे हो जो आपकी बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो बॉडी में पित्त तो बढ़ाएगा, लेकिन उस समय रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि मौसम ठंडा है। लेकिन जैसे ही गर्मी आएंगी तब उस समय लोग ज्यादा परेशान होते हैं। फिर क्या होता है, स्किन के डिसऑर्डर हो गए, रेडनेस आ गई, सोराइसिस, एक्जिमा बढ़ जाता है, और दिक्कतें आती हैं। कई लोगों को ब्लीडिंग नोज से होना स्टार्ट हो जाता है, कई लोगों को गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो फिर जब हमारे पास आते हैं तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो हमें पता लगता है। अब अगेन रूट कॉज की कहानी, मैं उस समय इलाज करूँ या मैं उसको सजेस्ट करूँ कि भाई अगले मौसम में ये सब मत खाना। मतलब आयुर्वेदा इतना डीप जाकर काम करता हाँ जी। है। आयुर्वेदा, आप जब कोई आता है ना हमारे पास सिम्टम लेके, तो सिम्टम तो हम बाद में सुनते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कहानी कहाँ से चालू हुई। तो हर अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर आपसे एक चीज जरूर पूछेगा कि भाई मेरे को आज जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन मुझे आप वहां से बताना चालू करो जहां से आप बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि वहीं से ही आइडिया लगता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत आई थी। जहां से आप बिल्कुल ठीक थे वहां से आपने क्या क्या कंज्यूम किया, हाँ, जिसका इम्पैक्ट अभी दिख जिसका रहा है। इम्पैक्ट अभी आ रहा है। क्योंकि ये सीधी सी बात है, जरूरी नहीं है कि उसका असर आपको तुरंत ही दिखे। हाँ जी, जी। और इस बात को तो मैं बिल्कुल एकदम 100% एग्री करती हूँ कि हमारी बॉडी बिल्कुल वैसा रिएक्ट करेगी जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम आहार ले रहे हैं। हाँ जी। जी। और बाकी जैसे आपने कहा कि एक अच्छा डॉक्टर जो पूरी प्रकृति और पूरी चीज़ें आपके बारे में बात करेगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देगा। जी। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बोल दूँ कि जो रोड तरफ पे जो टेंट लगाए रहते हैं, वो उन लोग जो ऑयल प्रोवाइड करते हैं, वो सब चीज़ से इंसान को बचना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उन लोग, आपने भी देखा होगा कि आप जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा और सेम ऑयल सबको प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग लेकर लगा रहे हैं, और शायद आयुर्वेदा को लोग इसीलिए इतना ज़्यादा अंडर वैल्यू कर रहे हैं। देखिए, आयुर्वेदा में ना भ्रम डालने वाले बहुत लोग हैं, आयुर्वेदा को डिफेम करने वाले बहुत लोग हैं। तो आयुर्वेदा एक्चुअली क्या आयुर्वेद है वो आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बता सकता है। हम लोग आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। आयुर्वेद के प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे, ये आजकल होता है ना कि जी
होम रेमेडीज लोग बता देते हैं, सबको सूट नहीं करता है, बिल्कुल। सबकी प्रकृति अलग है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो, पहली बार नाड़ी परीक्षा कराओ, उसके बाद अपने सारे सिम्टम डिटेल में बताओ, तब जाके पता लगेगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अदरवाइज तो फिर वो हवामाई लाठियां चलती हैं। आपसे मिलने से पहले मतलब मुझे भी इतना ही आयुर्वेदिक के बारे में पता था कि आयुर्वेदिक अगर अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगी तो नेगेटिव भी नहीं डालेगी, मतलब उसके कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं होते हैं। लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे इतनी डिटेल में बातें समझ में आ रही कि एक्चुअल आयुर्वेदा रूट कॉज में जाके एकदम प्रॉब्लम्स क्यों स्टार्ट हुई वहाँ पे जाके काम करता है। जी। तो ये एक है क्वालिफाइड डॉक्टर की डेफिनेशन मैं कह सकती हूँ। जी। कोई अब भी हमारे जो व्यूअर्स हो, हमारे मतलब व्यूअर्स सारे एज के हैं, तो कोई 60-65 एज के जो व्यूअर्स हो तो आप उन्हें इस एज में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? लाइफ एंजॉय करो। आपने जो करना था आराम से कर लिया, जो होना था वो हो लिया। आप सबसे पहली बात तो क्या है कि लाइफ एंजॉय करो। मैं किस लिए कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट आता है, बहुत असर पड़ता। करेक्ट। हमारे आजकल बुजुर्गों को मैं देखता हूँ मन में बहुत बातें रखते हैं, कई बार बच्चों को बता पाते हैं, कई बार नहीं बता पाते, कई बार उनको लगता है कि फैमिली हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, कई बार उनको लगता है कि बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं जी, और बहुत सारी वजह होती हैं। उनको, हमारे बुजुर्गों की एक आदत है परेशानियों को सिर पर ओढ़ लेना। उनको लगता है कि पाकिस्तान में बम फूटा तो टेंशन मेरे को क्यों है, तो वो उस टाइप की टेंशन लेके चलते हैं जहाँ पे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये पूरा समाज मेरा परिवार है, सब चीजें मुझे ही देखनी है, लीडरशिप वही होती है। जी जी। अब उस चक्कर में क्या होता है वो अपनी फिजिकल हेल्थ भी खराब करते हैं। तो मेरा सबसे पहला तो ये है कि मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं प्लीज एंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास कितना वक्त बचा है। ये कड़वा सच है, जितना भी है। और मैं कहता हूँ हो सकता है 60-65 साल पे आप आधी उम्र पे पहुंचे हो, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ को अगर इंजॉय करोगे तो आप एक्चुअली में अपनी हेल्थ को इंप्रूव करोगे। बिल्कुल। वरना आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम भी ज्यादा लगेगी, अपनी हेल्थ डिटोरिएट भी महसूस होती रहेगी और हर चीज आपको लगेगा कि ये मेरे शरीर में गलत जा रही है। बिल्कुल। दूसरी बात, संतुलित खाना बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने देखा है कि हमारे अक्सर जो बुजुर्ग होते हैं अपने खाने पे बड़ा ध्यान रखते हैं। जी। मैंने कई बुजुर्ग ऐसे देखे हैं कि किसी शादी या पार्टी में चले गए तो वहां पे भी मैंने दाल रोटी खाते देखे हैं। इसलिए आजकल शादियों में रोटी भी बन रहे हैं। रोटी भी बन रही है ठीक है, हालांकि वो भी गैस पर बनती है, तो गैस और चूल्हे का भी एक बड़ा कंसेप्ट है आयुर्वेद में। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि गांव में जो चूल्हा होता है उसकी आग का कलर क्या होता है? याद नहीं मुझे, शायद येलो होता है। येलो और रेड सी होती है। हाँ। और हमारी गैस का कलर क्या होता है? पर्पल सा दिखता है थोड़ा, ब्लूइश पर्पल होता है। गैस पे बनी रोटी हमेशा आपके पेट को खराब करेगी, चूल्हे पे पकाई हुई रोटी कभी खराब नहीं करेगी। इसको भी लेके काफी वीडियोस आती है कि तवे पे रोटी सेकना चाहिए, गैस पे डायरेक्ट नहीं सेकना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वो जो गैस जो है ना वो केमिकल है। आप रोटी में केमिकल घुसा रहे हो जानबूझ के जी, ठीक है। आप चूल्हे पे बनाओ, कभी भी ना तो गैस होगी, ना कब्ज होगी, ना एसिडिटी होगी, गैस्ट्राइटिस। किस गांव वाले को एसिडिटी होती थी? एक्चुअली मैं अपना गांव का चूल्हा याद करने लगी थी काफी साल हो गए मुझे गए हुए, बट अब गांव में भी लोग गैस चूल्हा यूज करने लगे। सहूलियत चाहिए सबको जी। वॉशिंग मशीन सबके घर पहुंच गई है जी तो मैं आपको वही बता रहा था कि संतुलित खाना खाइए, संतुलित खाना बड़ा जरूरी है जी। दूसरी बात, बुजुर्गों को मुझे लगता है कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। वो अपने आसपास गेट टुगेदर में शामिल होते रहें, अपनी उम्र के लोगों से मिलते रहें, सुबह शाम के नियम जरूर बनाएं। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि अब तो मैं रिटायर हो गया या अब बच्चे घर संभाल रहे हैं तो मेरा कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है, आप सामाजिक कामों में व्यस्त रहें, सुबह जरूर जाएं, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, योग करें, हंसें लोगों के साथ में, और शाम को भी टहलने के लिए जाएं। तो आपका इससे क्या होता है, हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आपको मन भी लगा रहेगा। एक्चुअली में आप जितना ज़्यादा अकेले बैठ के चीज़ों को सोचोगे, चाहे वो आपकी बीमारी हो या आपकी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स हो, तो वो उतना ही आप उसमें स्टक होते जाओगे, उतना ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप उसको अवॉइड करना सीखो, अवॉइड कीजिए, आप लाइफ एंजॉय कीजिए।
और अपना अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो आयुर्वेद तो है ही आपके साथ। बिल्कुल, और डॉक्टर चेतन भी है आपके साथ एनी हमेशा। टाइम एनी टाइम। एक मैं वीडियो देख रही थी जिसमें नीज में आजकल नी पेन के रिलीफ के लिए इंजेक्शंस भी लगाए हाँ जाते जी। हैं, जिससे कुछ ईयर्स या कुछ मंथ्स के लिए रिलीफ होता है। जी। ये क्या है? देखिए जो आपको जो पेन महसूस होता है ना, किसी भी जॉइंट का पेन महसूस होता है, वो आपकी नर्व्स पेन बताती हैं कि वहाँ पर नर्व जो पेन होता है वो नर्व्स आपकी बताती हैं। कई ऐसे इंजेक्शंस हैं जो आपके नर्व्स के रिसेप्टर्स को होल्ड कर देती हैं कि मतलब वहाँ पे क्या चल रहा है वो आपके ब्रेन को पता भी नहीं लगेगा कि वहाँ पर पेन है, वैसा साइलेंट कर दो। साइलेंट कर दिया। अब ये और खतरनाक होता है क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि लोगों को लगता है मेरा घुटना तो ठीक हो गया और फिर उसको ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। फिर उनको लगता है कि देखो अब तो मैं तेज़ भी चल के दिखा सकता हूँ, मैं रनिंग भी करके दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा घुटना ठीक हो गया इंजेक्शन लगवाने के बाद में। लेकिन उससे क्या होता है, वियर टियर और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि नी क्योंकि प्रेशर ज्यादा डालने लगे हाँ जी, उस पे। नी रिप्लेसमेंट के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता लास्ट, क्योंकि उस इंजेक्शन का एक हद तक असर होगा और जब उसका असर खत्म हो जाएगा तो दर्द इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके बाद में फिर और कोई ऑप्शन बचता नहीं। तो इसे हमें अवॉइड ही करना चाहिए। मेरा तो सजेशन ये है कि बेटर ये है कि जितना आप उसका नेचुरल ट्रीटमेंट करवा सके, जहां तक करवा सकते हैं तो आप पहले नेचुरल ट्रीटमेंट कराओ उसका। अभी कुछ टर्मरिक के भी कुछ टैबलेट्स आते हैं, वो क्या है सर? देखिए हल्दी जो है ना वो बहुत अच्छा है, उसमें एनाल्जेसिक है यानी कि दर्द कम करने की क्षमता है और उसकी सूजन कम करने की क्षमता है हल्दी में। और सबको पता है एंटीबायोटिक तो है ही। बिल्कुल। तो हल्दी एक तौर पे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले के टाइम में अक्सर कहीं पे चोट लग जाती थी, हल्दी का लेप लगाया जाता था। राइट, या हल्दी वाला दूध भी देते थे। हल्दी वाला दूध भी देते थे, ठीक है। हम भी जब पंचकर्म करते हैं तो उसमें हल्दी में बहुत यूज करते हैं हम हल्दी का। तो हल्दी अगर आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आजकल हल्दी ऐसा सच कोई नहीं ले पाता है तो उसके करकुमिन नाम से कैप्सूल्स आ गए हैं। तो करकुमिन इज अ पोटेंसी ऑफ हल्दी, यानी हल्दी के जो गुण हैं उसको करकुमिन कहते हैं। तो उन्होंने उसके कैप्सूल बनाने चालू ये कर। आयुर्वेदा कैप्सूल्स है। हाँ ले सकते हैं, तो ये नेचुरल हर्ब्स है तो कोई दिक्कत, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो करक्यूमिन आप बता रहे हो, तो ये आप किस टाइम ले सकते हो ये कैप्सूल्स? सुबह शाम ले सकते हैं। मतलब दिन भर में 2 लेना है? दिन भर सुबह भी ले सकते हैं और शाम को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके। ओके, मतलब 1 लेना है। डिपेंड करता है, डोज बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है, कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसे डिफाइन कर। कई बार ये एक्चुअली क्या होता है कि जब पेशेंट आता है हमारे पास में तब हम उसकी ओपीडी में देखकर फिर वो कंडीशन देखते हैं, क्योंकि कोई भी जो दवाई है उसकी डोज तय करते हैं हम लोग उसके बॉडी वेट के हिसाब से और बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से। अगर आपको समझना है कि आमतौर पे वैसे कितना ले सकते हैं, वैसे तो 250 mg की एक होती है जो आप सुबह और शाम को आराम से ले सकते हैं। 250 mg सुबह, 250 mg शाम को। बट अगेन मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता कि लोग अपने आप ही लेना चालू करें। ठीक है, तो उनको डॉक्टर से जरूर मिलें ताकि उनकी एक्यूरेट डोज उनको पता लगे। बिल्कुल, क्योंकि एक्यूरेसी आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे। सर आजकल अर्थराइटिस काफी कॉमन हो गया है, तो ये क्यों होता है और कितने तरह के होते हैं ये? देखिए आर्थराइटिस क्या होता है कि किसी भी जॉइंट का वियर और टियर होना यानी टूट फूट होना, इसको आर्थराइटिस आमतौर पर समझा जाता है। आर्थराइटिस नॉर्मली 5 से 7 प्रकार का होता है, लेकिन जो सबसे कॉमन जो समझा जाता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके टूट फूट, जो हमारे हड्डियों के जॉइंट्स हैं उनके टूट फूट को हम नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ समझा। टूट से मतलब क्या आपका? टूट फूट से मतलब ये है कि जाता है हाथ, उसको आप कह रहे हो? जो एक जॉइंट है उसका जो मैं अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो जो हड्डियां उसको जोड़ रही हैं, हड्डियां हो गई उसके अंदर एक कार्टिलेज हो गया, ठीक है, साथ में लिगामेंट्स और टेंडन हो गए उसके जो आपस में जोड़ रहे हैं, पूरा जॉइंट बना रहे हैं, और ब्लड वेसल्स हो गई और नर्व्स हो गई। ये आमतौर पे एक जॉइंट का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली तो चलता रहता है, लेकिन किसी वजह से जब धीरे धीरे उसकी उम्र के हिसाब से या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से कार्टिलेज कम होने लग जाता है, यानी कि कार्टिलेज के अंदर एक ऑयल होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से समझते हैं। अगर वो साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लग जाता है तो क्या होता है कि हड्डियां आपस में धीरे धीरे कम आने लग जाती हैं, पास आने लग जाती हैं, और वो फिर रिगड़ने लग जाती हैं। उसकी वजह से फिर वो उसमें टूट फूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन आती है कि पेशेंट स्टार्ट कहता है कि भाई मेरे को जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो गया, मुझे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गया, और कई लोग कहते हैं कि कट कट की आवाज आने लग जाती है। बहुत कॉमन है ये कट कट की आवाज। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहुत ही कॉमन लक्षण है।
इंडियन पेरिफेरी में अगर हम बात करें तो इसमें घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस होना सबसे कॉमन है, ठीक है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस इस तरीके से होता है, हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एक कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना, कहीं ऐसा तो नहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं कुछ और है, तो हम आमतौर पे ब्लड टेस्ट कुछ करवाते हैं, उसमें फिर हम लोग एक्सरे, सीटी या एमआरआई एज पर नीड हम लोग वो करा के चेक कर लेते हैं। साथ में हम लोग जैसे हम लोगों ने नाड़ी परीक्षा करी या पेशेंट की कंडीशन हमने डिस्कस करी तो हमें काफ़ी हद तक उससे भी आइडिया लग जाता है। ओके, तो इसे होने से रोकने का कोई उपाय है सर? बिल्कुल है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आयुर्वेद में इसको समझा जाता है वात की बढ़ने से, तो हम लोग वात को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी डाइट हो सकती है, जो लाइफस्टाइल हो सकती है, जो हमारी वात को कंट्रोल करने के लिए औषधियाँ बनाई हुई हैं, हम वो देते हैं, जिसमें गूगल सबसे मोस्ट कॉमन है, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, ये सारी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारी वात को कंट्रोल करती हैं। तो वात को कंट्रोल किया तो उसके बाद क्या हो गया कि ड्राइनेस कम हुई। तो जो मैं आपको कार्टिलेज की बता रहा था, कार्टिलेज में साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो भी एक प्रकार नॉर्मली ग्रीसिंग कहते हैं, तो वो भी एक ऑयल प्रकार है। तो उसको बढ़ाने का तरीका क्या है कि एक तो वात कंट्रोल किया तो वो बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा हमारा। दूसरा इंटरनल ऑयलेशन और एक्सटर्नल ऑयलेशन, जैसे एक्सटर्नल ऑयलेशन में हम लोग को कहते हैं अभ्यंगम, तो हमने उसकी मसाज करी उस जॉइंट की, और इंटरनल ऑयलेशन को कहते हैं हम स्नेहपान, यानी कि हमने उसको सुबह अगर बोला कि खाली पेट 1 चम्मच शुद्ध देसी घी खा लो। अच्छा, ये घी जो है सर वो गर्म पानी के साथ खाया जाता है क्या? कैसे भी खा सकते आप कैसे उससे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस आप 1 चम्मच गाय का घी मिले तो सबसे बेस्ट है। तो ये हर कोई ले सकता है? लगभग तो हर कोई ले सकता है। तो इस तरीके से आपने एक्सटर्नल ऑयलेशन किया, इंटरनल ऑयलेशन किया, तो आपने प्रिंसिपली क्या है कि शरीर का ऑयलेशन बढ़ा दिया, यानी शरीर में ऑयल की मात्रा बढ़ा दी, तो वही आपका साइनोवियल फ्लूइड को भी बढ़ाएगा और आपका जो वियर और टियर है उसको भी खत्म कर देगा। ओके, नॉर्मली जो कट की आवाज आती है वो भी कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। अच्छा सर, आजकल डॉक्टर किसी भी प्रॉब्लम में क्या कहते हैं एस्टेरॉइड्स भी देते हैं जी, तो ये आपके अकॉर्डिंग आपकी क्या राय है इसमें? देखिए आयुर्वेद में तो स्टेरॉइड्स नहीं होते, तो अब जो भी डॉक्टर दे रहे हैं उनके अपने थॉट्स हैं और वो एज पर पेशेंट की नीड के हिसाब से उनको दे रहे हैं। हम आयुर्वेद में आयुर्वेदिक मेडिसिन पंचकर्मा के थ्रू काम करते हैं, तो कई बार पेशेंट आते हैं हमारे पास में कि हम लोग को एस्टेरॉइड्स पे डाला हुआ है, तो हम कहते हैं कि भाई आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए इसके बारे में कि उनका क्या थॉट है, क्योंकि प्राइमरीली तो देखिए उनका थॉट है, हम किसी को मना नहीं करते। हाँ, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग आयुर्वेद से उसको कैसे पूरक करेंगे, उसको कैसे हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टेरॉइड ना लेने पड़े, हम उस पर काम करते हैं। ओके, एंड सर 5 ऐसे आप फूड बताएं जो कैल्शियम का सोर्स हो। देखिए कैल्शियम का अगर आप सोर्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला हमारा सहजन बहुत अच्छा आता है, जिसको आमतौर पे मोरिंगा भी जी कहते हैं, तो आमतौर पे बहुत अच्छा मिल जाता है। दूसरा हमारे खाने में जैसे कि छोले, चने, ये इनमें कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स है। राजमा बहुत अच्छा रिच सोर्स है। दूध अगर आप पी सकते हैं, पनीर आप खा सकते हैं, दही आप खा सकते हैं, मक्खन आप ले सकते हैं, तो इन सब में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। ओके, लेकिन पनीर को लेके लोगों में काफ़ी डिबेट होता है कि आपने दूध को तो फाड़ दिया, दूध को फाड़ने के बाद पनीर निकलता है, तो आपने तो दूध की सारी अच्छी क्वालिटीज़ को ही हटा दिया, तो पनीर अच्छा नहीं होता है, बहुत लोगों का ये कहना है। देखिए जो पनीर होता है ना, वो जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि दूध से बना हमारा दही या दूध से बना हमारा फाड़कर पनीर या दूध से बना हमने घी या मक्खन बनाया, ये क्या है कि एक्चुअली दूध की क्वालिटीज ही हैं जो अलग अलग प्रेजेंटेशन में आ रही हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दूध का फाड़ने का मतलब यह है कि दूध से जो फ्लूइड जो है वाटर वो हमने अलग कर दिया, तो उसकी जो क्वालिटी है उसको हमारा अलग बना के यूज कर रहे हैं, जिसे नॉर्मली लोग छेना भी कहते हैं। हाँ। तो ये तो हमारा एंशिएंट टाइम से हम लोग बनाते आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसे तो कभी देखी नहीं गई है कि उससे कोई क्वालिटी कम हो गई हो। एक्चुअली ऐसे बहुत सारी वीडियोस भी आती है, लोग मतलब काफ़ी कॉमेडी में भी डालते हैं कि ये नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना, तो लोग बोलते हैं कि मैं खाऊं क्या। एक्चुअली लोगों ने इतने सारे ज्ञान दे दिए हैं कि लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि जो चीज़ हम शुरू से खाते आ रहे हैं उन चीज़ों को ही गलत बता रहे हैं जो हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं। और अब भी हम मार्केट में जाते तो बहुत सारे सुपर फूड्स मिलते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम उन्हें इनटेक करने लगते हैं, और रिजल्ट क्या होता है
कि जी। आप बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, फिर डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे होते हैं। देखो वीडियोस का तो ये हाल है, व्यूज चाहिए, सीधी सी बात है। बिल्कुल। अगर अच्छी बात करेंगे तो लोग कहेंगे यार अच्छी बात तो हमें पता ही है, कुछ ऐसी बात करो ना अनोखी बात, तभी तो व्यूज बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। करना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल, इसलिए हम आप जैसे गेस्ट लाते हैं जो लोगों को थोड़ा सा सही राह दिखाए। और लोगों को होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात आपने बिल्कुल सही कही सर। सर मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो एंड करने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को एक ऐसा मैसेज दें जिससे वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को सुधार सके। देखो मैं ये कहूँगा कि लाइफ को आप है ना, सबसे पहले अगर लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर लाइफ जीना बेकार है। राइट। लाइफ को इंजॉय करने के है ना, हमारी नेचर ने कुछ थंब रूल्स दे रखे हैं। आप प्रकृति के नज़दीक रहिए, प्रकृति के आप जितने नज़दीक रहेंगे उतना आप लाइफ को महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल। आज की डेट में हम लोग जी रहे हैं बस, है ना। आज की डेट में घर मकान बन चुके हैं। राइट। लोग अपने सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, सो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। ना तो हम अपने घर को महसूस कर पा रहे हैं, ना हम अपनी फैमिली को महसूस कर पा रहे हैं, अपने रिश्तों को टाइम दे पा रहे हैं, रिश्तों को टाइम नहीं दे पा रहे, और अल्टीमेटली फिर हमें ये भी नहीं पता हम जा किधर की ओर रहे हैं, या जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं तो वो कार की लोन के लिए, पैसा कमा रहे हैं घर के लोन के लिए। बिल्कुल। लाइफ को एट द सेम टाइम जीना भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। हमने अक्सर देखा है कि इलाज की तो चलो बातें होती रहेंगी, ये प्रॉब्लम है, ऐसे है। हमने देखा है कि लोग अक्सर आते हैं तो मन से उदास होते हैं, उनका मन खुश नहीं होता। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं, और ये पता है मन तक टच करने में टाइम लगता है। जो होते हैं ना कि हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है, लो जी ये लो दवाई लेके जाओ, भाड़ में जाओ, हमें मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी प्रैक्टिस होती है। लेकिन जब आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम नाड़ी परीक्षा करते हैं, हमें बहुत चीजें पता लगती हैं इंसान के बारे में, इंसान कैसा सोचता है। अगर इंसान इमोशनली ब्रेक डाउन है तो भी उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो इम्पैक्ट उसी का ही पड़ रहा है। आदमी खुश ही नहीं है। अगर आप किसी से पूछो कि वो लास्ट बार कब खुल के हंसा था, उसे याद ही नहीं है। वो कब मन से खुश रहा था वो याद ही नहीं रहे। किसी से पूछो कि आप सबसे ज्यादा खुश कब थे, शायद वो बचपन में चला जाएगा अपने। बिल्कुल। उसके बाद तो भूल गया, क्योंकि वो रेस हमारी ऐसी है। ये कहीं ना कहीं ना एक डेवलपिंग कंट्री के नुकसान भी हैं, जहां पर हमें सिर्फ ये सिखाया गया आपको टॉप करना है स्कूल में, पढ़ाई में, और उसके बाद में आपको सबसे ज्यादा पैसा कमाना है, और आपको जो है सब कुछ चाहिए। ये टॉप पे रहने के चक्कर में लोगों ने अपनी लाइफ की स्मूथनेस को खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि देखो, आपके अपनी ज़िंदगी के प्रति कोई भी एम्बिशियस हो, आप कितने एम्बिशियस हो, आपने कोई भी एम बनाया हो, सबसे ज़रूरी है आप खुश रहो। अगर आप खुश रहोगे, आप अपनी सेहत को भी ठीक रखोगे और अपने आसपास भी ना खुशनुमा माहौल रखोगे, बिल्कुल, तो बाकी सब चीज़ें हम झेल लेंगे। लेकिन इतना आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने दिल से खुश रहें और अपने मन से खुश रहें, और रियल में थोड़ा सा अपने लिए भी जिए, बहुत ज़रूरी है जी। आज डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बीमारियों से लेके फैमिली रिलेशनशिप से लेके और आपसी समझौते तक की बात हुई कि रियल में प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है लाइफ को, और साथ में उसके साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। बाकी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।